एंगल बिटवीन टू लाइंस, पहले इसका प्रूफ देखेंगे और बता दें ये प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम लोग करेंगे यार नॉलेज के लिए, ठीक है। तो चलिए देखें क्या कह रहे हैं कि भाई दो लाइंस हैं, पक्की बात है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, अगर करती हैं तो उनके बीच क्या एंगल बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा सारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं उपासना कैसे होगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इनके बीच में जो एंगल बनना है ये थीटा एंगल बनना है। तो अब सुनो, एनसीईआरटी में बोला गया एक चीज, डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं खैर इसका, वो बस इतना बताएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइन हमेशा ओरिजिन से ही होती हुई जाए, लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से होती हुई नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर, हम उसको लाके ओरिजिन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना बता दिया गया, केवल नॉलेज के लिए ये बात बता दी, कंफ्यूज मत होना। अच्छा भैया अब सुनो जरा मल्होत्रा ध्यान से, जब कहा गया कि दो लाइन गिवन होंगी आपको, तो हो सकता है या तो उनकी वेक्टर फॉर्म गिवन होगी या उनकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, यस और नो, पक्की बात है। अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है दोनों लाइन की तो उनके बीच में एंगल क्या होता है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म पहली वाली इक्वेशन की होगी मान लो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरे की होगी मान लो ये L1 की इक्वेशन है और ये L2 के a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, क्योंकि लैम्डा और म्यू क्या स्केलर क्वांटिटी है। जब मैंने यहां पे लैम्डा लिया तो इस जगह मैं क्या लूंगा, म्यू ले लूंगा। अगर दो लाइन की वेक्टर फॉर्म गिवन है तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, ये आ गया एंगल। नंबर वाली बात करें तो केवल आप इतना याद रखो, बहुत है, क्लियर है। अगर इक्वेशन की क्या पता एग्जाम में दोनों लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, तो जब कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी मतलब वो कैसे गिवन होंगी, तो मैं अब आपको ये L2 है, अगर L1 की कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c, ये लाइन 1 की इक्वेशन गिवन होगी। लाइन दूसरे की x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन, जब भी मैं ये इक्वेशन लिखूं तो दिमाग में इमेज बननी चाहिए, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो x1 y1 z1 से होती हुई जा रही है और ये लाइन किसी एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल, उसके ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, ये पता होना चाहिए बस आपको। ये एक लाइन है x2 y2 और z2 से होती हुई जा रही है और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, b वेक्टर के, उसके ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, पक्की बात है ना। ऐसी तो पता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर लाइन की इक्वेशन आएगी तो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है। यहाँ पे a1 वेक्टर क्या है कि जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये एक ऐसा वेक्टर है जो उसके क्या है, पैरेलल। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस से आ जाएंगे। तो एंगल क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कहीं कहीं मॉडुलस भी लगा दिया जाता है क्योंकि एंगल पॉजिटिव, ना भी लगाओ तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। चलिए ये हमारे होगा नंबर वाली बात। अगर हम करते भैया केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग करेंगे ये चीजें कहां से आ गई भाई, क्लियर, और ये करेंगे और इसको समझो। अगर आपने इनकी प्रूफ समझ ली, मैं बता रहा हूं आप और बच्चों से तो अलग होंगे ही होंगे, आपको 3D का पूरा अंदर तक के फीचर्स पता लगे, कैसा भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आ जाए सब आपसे हो जाएंगे। तो ये तो हो गई केवल नंबर वाली बात, अब करेंगे नॉलेज वाली बात। लिखो तो चलिए यार पहले वेक्टर वाला हम लोग देखते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है, अब सुन लो ध्यान से बेटा, बंद करो से देखो जरा, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। अगर मैं L1 की बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुनो क्या हुआ कि इस पर यहां कोई एक पॉइंट होगा, यहां पर कोई भी एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, और L1 से एक पैरेलल वेक्टर जा रहा b1 वेक्टर, ऐसा ही तो हुआ होगा। किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि भाई उस पर कोई भी एक पॉइंट दिया गया है, कोई भी, अगर मैं इस पॉइंट से इसको मिलाता हूं तो ये ए वेक्टर हो जाता था, याद करो ऐसे ही तो होता था। L2 के साथ भी ऐसा ही होगा कि यार यहां पर कोई एक पॉइंट है और ओरिजिन से मैंने उसको मिलाया
तो वो A2 वेक्टर है और कोई इधर एक वेक्टर होगा B2 जो इसके क्या है पैरेलल। ऐसे होता होगा। अरे बात सुनो जरा, B1 वेक्टर इस लाइन के आप क्या है पैरेलल, B2 इसके है पैरेलल। अब एक बात पूछ रहा हूं, अगर समझ आए तो ही बताना कि ये वेक्टर इसके क्या है पैरेलल है। तो जो एंगल इन दो लाइन के बीच में होगा, क्या वो एंगल इन दो के बीच में नहीं होगा? यस और नो? L1 और L2 के बीच में जो एंगल बनेगा, अगर मैं इस वेक्टर को भी आगे बढ़ाऊं और इसको भी, तो इनके बीच में भी तो थीटा ही बनेगा। यस और नो? पक्की बात है ना? ठीक है, तो अब हम अगर मैं ये फाइंड कर दूं यार कि B1 और B2 के बीच में जो एंगल है वो ही थीटा है, यस और नो? तो हमने पढ़ा है कि दो एंगल का, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते B1 डॉट B2 क्या होता है? यस और नो? पढ़ा हुआ है वेक्टर में। तो यार निकाल लो ना यहां से cos थीटा, तो cos थीटा क्या जाएगा? क्या था इस प्रूफ में आप बताइए? ऐसे ही एनसीईआरटी ने इसका प्रूफ नहीं दिया, हो गया प्रूफ? बताओ, जो एंगल इन दो वेक्टर के बीच में होगा वो इनके लाइंस के बीच में होगा, तो हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ कंडीशंस है। अगर इनके बीच में थीटा 90 है, इन लाइंस के बीच में, तो cos 90 क्या होता है? 0। तो cos 90 0 का इसका इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? B1। यस और नो? तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भैया प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर आपने दिखा दिया B1 डॉट B2 0, इसका मतलब वो लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यस और नो? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। और cos 0 क्या होता है? 1। तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो यार अगर B1 डॉट B2 इक्वल्स टू इसके आ जाए तो समझ लेना कि वो दोनों लाइन आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। ये केस बना रहा हूं, कंडीशन, कि कभी क्वेश्चन नहीं आ जाए। या प्रूफ करो कि भैया वेक्टर फॉर्म गिवन है, ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, तो समझ जाना ये अगर 0 दिखा दिया तो क्या है? 90। अगर ये कंडीशन दिखा दी, समझ लो वो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या कोई डाउट हुआ? क्या कोई डाउट हुआ? ये बहुत सिंपल प्रूफ था, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तब इसका जो प्रूफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले इसको लिख लो, फिर कार्टेशियन वाले पे आते हैं। तो यार अब देखते हैं, अगर दो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, मान लो L1 की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं ये तो क्या कर रहा हूं मैं, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, पहली है। और दूसरी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2। और देखिए अगर आप ये प्रूफ कर रहे हैं तो यार एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, जो मैं ये लिखता हूं A1 B1 C1 Z1, ये इसका इमेज बननी चाहिए। एक्चुअली में क्या है, ये पहली लाइन मतलब x1 y1 z1 पॉइंट से होती हुई जा रही है, और a1 b1 c1 क्या है? जो लाइन किसी एक वेक्टर के क्या होती है? पैरेलल, उसके डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से डायग्राम बनाते हैं इसका। ये मान लीजिए लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो मैं बाकायदा एक चीज बताएंगे, वीडियो लेंदी हो इसका मैटर नहीं करता, नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो L1 के लिए मतलब यहाँ कहीं एक कोई पॉइंट होगा x1 y1 और z1, यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा x2 y2 और z2, और ये a1 b1 c1 क्या है? एक वेक्टर है जो इसके क्या होता था? पैरेलल, उसके डायरेक्शन। तो मतलब a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। ये अगर बातें आपको आने लगी समझ, फिर इस 3D में तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है? इसको मान लो B1 वेक्टर लेट कर लेते हैं और ये हमारा B2 वेक्टर। ये भैया डायग्राम बन गया इसका। अब इनके बीच में एंगल निकालेंगे। तो अब देखो एनसीईआरटी में तो खैर इसका प्रूफ है नहीं, बट अब देखो कैसे होगा इसका प्रूफ। अच्छा, अगर कोई भी एक वेक्टर या कोई भी एक लाइन, उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और उनके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, पक्की बात है। तो लेट करता हूं जो लाइन L1 है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है, ठीक है। और L2
M2 और N2। अब जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं या जिनके अंदर थोड़ा ज्यादा लॉजिक, वो कहेंगे सर एक लाइन के तो दो दो होते थे डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन, तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? भैया पहली बात तो आप लगा सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। दूसरी बात क्या है, फिर हम यहाँ पे इस लाइन के यहां तक के लिए एक वेक्टर ट्रीट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बोल देते हैं उसको, ठीक है? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने A1 वेक्टर बोलते थे, इसको A2 वेक्टर बोलते थे। क्लियर है? आप प्लस माइनस लगा दो, वो केवल डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है बस। चलिए अच्छा, एक चीज और मैं इस प्रूफ को बहुत प्यार से थोड़ा लेंदी करके बताऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। एक बात बताइए, अगर ये कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये वेक्टर है नॉर्मल, तो ये सब क्या है फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब मैंने कहा ये यूनिट वेक्टर है, अब ये 2 3 4 क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस को लेके जो वेक्टर बनता है क्या वो यूनिट वेक्टर होता है? पक्की बात है, देख लेना, ठीक है जी। अच्छा, ये L1 M1 N1 क्या है? ये लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर मैं इसको लेके एक वेक्टर बनाता हूं तो पक्की बात है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो क्या होगा? L1 I कैप M1 J कैप N1 K कैप। क्यों मैंने यहां पे यूनिट वेक्टर लगाया? क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। पक्की बात है। अच्छा तिवारी, आ गई तुम्हारी बारी, और बताओ जरा, अगर ये L1 M1 N1 लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये कैसा वेक्टर है? फिर ये कैसा वेक्टर है? ये नहीं, यूनिट वेक्टर तो है ही। कैसा वेक्टर है? ये कैसा वेक्टर है जो लाइन L1 पे एक यूनिट का डिस्टेंस कवर किए हुए है। यस और नो? पक्की बात है। अच्छा, फिर एक वेक्टर मैंने बनाया B, उसमें मैंने लिया L2 I कैप M2 J कैप N2 K कैप। अगर मैं आपसे पूछूं यार ये कैसा वेक्टर है? ये एक यूनिट वेक्टर है पहली बात तो, और ये लाइन L2 पर ही एक यूनिट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, पक्की बात है, देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर ये था जिसको हमने A कैप बोला था, ये हमारा B कैप बोला था। क्या जो एंगल A कैप और B कैप में होगा क्या वो L1 L2 में नहीं होगा? पक्की बात है ना, क्योंकि सुनो, A कैप ये रहा, B कैप ये रहा, इनके बीच में थीटा, या इनको आगे बढ़ा दो, एंगल कभी चेंज थोड़ी ना होगा। पक्की बात है ना, जो एंगल इन दो के बीच में होगा वही लाइन L1 L2 के बीच में होगा। तो चलिए, जब एंगल निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, कॉस थीटा। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस तो 1 होगा। पक्की बात है, इसको लिखो या फिर मत लिखो, समझो ना बात को। तो क्या कॉस थीटा ये नहीं आ गया? चलिए अच्छा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई। अब A यूनिट वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे? L1 I कैप M1 J कैप N1 K कैप। इसको प्रूफ की तरह समझो ही मत यार, इसको एक क्वेश्चन की तरह समझो कि ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो I का I के साथ तो 1 आ जाएगा, तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये भैया एंगल आगे ये भी बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन आगे यूज हुआ एनसीईआरटी में, इसका हमने प्रूफ कर दिया। एक एक करके सारे प्रूफ करेंगे। ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये दो लाइन के बीच में तब एंगल निकालने का फॉर्मूला है जब उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। जब क्या हो? उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला तब आ गया लाइन के। अब केस बनाते हैं, थोड़ा सा जरा केस बनाते हैं। अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 है तो cos 90 क्या होता है? 0। तो अगर आप बताना L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 आ गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि उनके बीच में एंगल 90 है? यस और नो? पक्की बात है, देख लेना। अच्छा, केस 2। अब हमको ये प्रूफ करना है कि भैया वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब ध्यान से सुन लो एक बात, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो क्या A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर भी आपस में पैरेलल नहीं होंगे? यस और नो? पक्की बात है। अगर ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? A यूनिट वेक्टर लैम्डा B यूनिट वेक्टर। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, समझ लो उनके बीच से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, मान लो लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो चलिए A यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करो, L1 I कैप M1 J कैप N1 K कैप इक्वल्स टू लैम्डा L2 I कैप। अच्छा सुनो ध्यान से, यहां से
आई का कोफिशिएंट क्या है L1 और यहां कितना है लैम्डा L2। यस और नो? अगर मैं कोफिशिएंट के मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर करें तो लैम्डा बराबर क्या आ गया L1 अपॉन L2, दिख रहा है ये? क्लियर है? ऐसे ही यहां से लैम्डा बराबर क्या निकल के आएगा M1 अपॉन M2, ऐसे यहां से क्या निकल के आएगा N1 अपॉन N2। तो याद कर लो, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, अगर दो लाइंस के L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2, N1 अपॉन N2 आपस में इक्वल आ गए तो समझ लेना वो दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर उनका मल्टीप्लाई करके 0 आ गया समझ लेना वो दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये प्रूफ तब के लिए डियर जब उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो। अब आप कहेंगे सर आपने तो कुछ A1 B1 वाला लिखा था, ये कौन सा सब प्रूफ कर दे? सेकंड तो मैं एक प्रूफ बता रहा हूं कि ये एनसीईआरटी में यूज है इसका, मिसलेनियस में। फिर आप परेशान होंगे सर ये चीज कहां से आ गई, इसलिए पहले से ही बताते हुए चल रहे हैं। जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तब इस तरीके की कंडीशन। क्लियर है? अब सुनो, अब जो एनसीईआरटी में उसका यूज करते हैं। एक बात सुनो ध्यान से रहा, अगर किसी भी वेक्टर के A1 B1 और C1 डायरेक्शन रेशियोज है तो मैंने कहा यार उसके ना LMN बताओ। तो क्या आप L इस तरीके से नहीं बताते, A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर? यस और नो? यस और नो? पक्की बात है, देख लेना। ठीक है, वेरी गुड, आपको आता है इसका मतलब। ऐसे ही इस लाइन के A1 B1 C1 क्या है, L1 के डायरेक्शन रेशियोज, A2 B2 C2 क्या है, लाइन L2 के डायरेक्शन। पक्की बात है ना? तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो समझाने। A1 B1 and C1 are direction ratios of line L1, A2 B2 C2 direction ratios of line L2। क्लियर है? अच्छा, इस लाइन के L1 M1 N1 क्या है, L1 M1 N1 क्या डायरेक्शन कोसाइंस, L2 M2 क्या इसके डायरेक्शन। ठीक है, चलिए हमने ये प्रूफ किया था ना, cos थीटा बराबर, इसको लिखो जरा मल्होत्रा, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। अच्छा सुनो, अगली लाइन में आंसर है। L1 क्या है, L1 क्या है, लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L1 को A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर? यस और नो? बहुत, चलो छोड़ो। L2 क्या है, लाइन L2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर? यस और नो? जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे ही तो लिखते हैं यार। ऐसे ही M1 को क्या लिखेंगे भैया, M1 को हम लोग कैसे, B1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, और ऐसे इसको B2 रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और ये C2 स्क्वायर। ऐसे N1 N2 क्या लिखेंगे यार, C1 रूट में A1 स्क्वायर। क्लियर है? और आप मल्होत्रा एक चीज देख रहे होंगे, नीचे एलसीएम एक ही आ जाएगा, यही सब आ रहा नीचे, तो ऊपर वाले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस पूरे को एक रूट में लिख लो, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। यही तो मैंने लिखवाया था। और देखिए हमने डायरेक्शन कोसाइन से लेकर डायरेक्शन रेशियो तक का प्रूफ कर दिया। पक्की बात है। ये फॉर्मूला तब जब लाइन के केवल और केवल डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। लेकिन मिसलेनियस में ऐसे भी क्वेश्चन है कि उनके रेशियो गिवन नहीं होगी, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो डायरेक्ट लगाओ ना ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें भी तो केस बनेंगे, जब ये डायरेक्शन रेशियो है, तो अगर इनके बीच में एंगल 90 है तो cos 90 क्या होगा, 0, तो ये सारा 0 में चला जाएगा। अगर थीटा 90 है तो क्या होगा, A1 A2 B1 B2। अगर आपने किसी भी लाइन के A1 A2 B1 B2 C1 C2 को ऐड करके 0 आ रहा, समझ लो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। अगर वो दोनों लाइन आपस में 90, अगर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो कंडीशन होगी जैसे ये थी ना, ये डायरेक्शन कोसाइन से, इनकी जगह रेशियो से कंपेयर कर दो, A1 अपॉन A2, बस हो गया भैया प्रूफ, चमका। सुनो ध्यान से, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो ये सारा झमेला है, डायरेक्शन रेशियोज है तो ये। क्लियर है?
और वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो। तो अल्टीमेटली बात सुनो जरा क्या है, अगर आपने इनका डायरेक्शन रेशियो का डिवाइड किया बराबर आया तो पैरेलल है, ये किया 0 आया तो 90 है, अगर इसके साथ किया तो क्लियर है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल यहाँ पे जो L1 L2 इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये तो दोनों में सेम है, L1 की जगह A1 आ जाएगा, इसके A2 आ जाएगा, क्लियर है, सब कुछ सेम है। तो भाई ये हमने प्रूव कर दिया। कोलिनियर का ही तो होता ही है, जब दो झप्पड़ मार देना। अगर दो पैरेलल हैं वेक्टर तो कोलिनियर एक ही तो बात है, बचपन से कहते आ रहे हैं ये, तो क्यों पूछ रहे हो? अब 2 2 जा 4 पूछोगे तुम? नहीं पूछो, नहीं तो तुम्हारी फीस आनी, पूछो तुम। सुनो अगर ये दो वेक्टर, सुनो ये पैरेलल है या इस तरफ होगा, एक ही तो बात है, कोलिनियर है एक ही तो बात है, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर से ये दो पैरेलल है, कहने को मैं ऐसे भी लेकर आ सकता हूँ, कोलिनियर हो गए। तो याद रख लो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, दबा के बोल दो वेक्टर में, बात खत्म करो। ठीक है, पूछने का ये आपका अधिकार है। अब देखो अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया ना, इस पे एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। एग्जांपल 9 कह रहा है कि प्लीज कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो एक लाइन की इक्वेशन ये है 3i कैप बात नहीं करो यार। अच्छा देखो ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन, देखकर ही पता लग रहा है वेक्टर फॉर्म है, पक्की बात है ना। तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए अब देखिए, अच्छा अब ये वेक्टर फॉर्म पक्की बात है, ये A1 वेक्टर है और ये B1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर है। जब वेक्टर फॉर्म होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, B1 डॉट B2 वेक्टर और B1 B2 का मॉड्यूलस से डिवाइड, यस और नो, ये होता था। तो चलिए अच्छा करो इनका B1 ये इनका मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 2 जा 4 6 2 जा 12 और इनका मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 3 जा 9 2 2 जा 4 6 6 जा 36। तो 12 4 16 19, ये हो गया 3 नहीं 3 क्यों गया 2 2 जा 4 9 हो गया ये, ठीक है। 49 का कितना हो गया 7, तो ये भैया निकल के आ गया 19 7 21। देखना आंसर ये आ रहा है cos थीटा। अरे बच्चे समझ जाएंगे यार, सही है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स। अरे रुक जाओ, एक कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। अब एग्जांपल 10 है, एक मिनट दे दो बस। इसमें कह रहे हैं यार ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में जब गिवन होता है तब कह रहे हैं कि भाई एंगल बताओ। सुनो जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता था, सबसे पहले तो कार्टेशियन फॉर्म गिवन था, एक काम कर लो, जो माइनस जो प्लस वाले उनको माइनस में कन्वर्ट करो। तो ये प्लस है, इसे माइनस और माइनस का 3, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस का 3, ये प्लस ऐसे, ये काम तो कर ही लिया करो यार। चलिए अब फॉर्मूला होता था cos थीटा इक्वल्स टू, ये याद रखो A1 B1 और C1, A2 B2 C2, X1 Y1 Z1 X2 Y2 है, ठीक है। यहाँ पता नहीं कोई और कोई नंबर होगा, मैंने Y1 लिख दिया, सब 2 है। चलिए फॉर्मूला होता था A1 A2, तो 3 बन जा 3, B1 B2 5 बन जा 5, C1 C2 4 2 जा 6, और फिर इनके मॉडुलस से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया। भागने की बहुत जल्दी है भाई आप लोगों को। 1 1 1 2, चलो ये इनके बीच में एंगल आ गया, पुट द, भाग जाओ भाग जाओ। कहाँ 1 है, 2 की जगह 1 है, कहाँ पे? अरे कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन लिया कुछ भी लिख दो। चलिए नमस्ते। 2 का इंट्रो पार्टी चल रहा भी, इसमें एक और 2 प्रूफ बच्चे हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है इसका, कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो यार एक बात समझ रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी आता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, और एल्टीट्यूड एक ही बात होगी वही होगा। ये कह रहे हैं कि 2 लाइंस के बीच में, ठीक है। तो 2 लाइन कैसे कैसे हो सकती है, या तो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, सही बात है। तो जब लाइन आपस में भैया इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 0, पक्की बात है, क्योंकि इनका एक पॉइंट कॉमन है। अच्छा 2 स्क्यू लाइंस होती हैं, ये बड़ा अच्छा है,
और ये केवल 3D में ही पॉसिबल है कि ऐसी दो लाइंस जो पैरेलल भी नहीं है और कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। अब आप कंफ्यूज, अब आप सोचें सर ऐसा कैसे, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कट करेगी, ऐसा सोचोगे ना, लेकिन 3D में ऐसा पॉसिबल नहीं। सुनो ध्यान से, अब इससे मैं यार मेरा बहुत सिस्टम जो मैंने इतना महंगा बनवाया, दे लाओ जल्दी लाओ, ये है। अब एक बात सुनो, ये 3D है, ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, इस तरीके से होता है। अगर मैं आपको देखो और भी ज्यादा समझाने की कोशिश करूं, ये इस तरीके, एक प्लेन इसका ये हो गया बुक के साथ, ठीक रुक जाना, ये हो गया एक प्लेन, ऐसा यहां पर होगा, ऐसा ही इस जगह होगा। तो एक लाइन इस तरफ है प्लेन के और एक उस तरफ है, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करें? क्यों? इनके बीच में तो प्लेन आ रहा है ना, इनके बीच, सुनो अगर ऐसे समझो, फील करो इस चीज को, ये बीच में एक दीवार है, एक लाइन इस तरफ ऐसी जा रही है और एक इस तरफ ऐसी आ रही है, क्या ये कभी कट करेगी? नहीं, इनके बीच में प्लेन आ रहा है। ये बात समझ, जैसे मैंने कहा ये दीवार है, एक लाइन में इस तरफ ड्रॉ करता हूं, एक दीवार की उस तरफ, क्या वो कभी कट करेंगी? नहीं। तो ऐसा मत सोचना कि सर लाइन को हमने बढ़ाया, मान लो आगे जाके दीवार खत्म हो गई तब तो कट करेंगे, दीवार खत्म नहीं होगी यार, वो भी उसके साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा केवल 3D में ही पॉसिबल होता है कि जो दो लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है और कभी कट नहीं करती हैं। 3D में इमेजिनेशन जिन बच्चों का जितना अच्छा है वो उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो ये क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है? ये नहीं क्लियर है, डाउट है कुछ? ठीक है। फिर होती हैं पैरेलल लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इनके बीच मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसका तो 0 है, इसको तो है ही नहीं कुछ इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रूफ करेंगे स्क्यू लाइंस का, फिर एक करेंगे पैरेलल लाइंस का। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। और स्क्यू मींस पता है क्या होता है? स्क्यू मींस होता है स्लांट, जो सीधी नहीं होती हैं, स्लांट हल्की झुकी हुई होती हैं। तो चलिए अच्छा, अब सुनो ध्यान से और देखो कैसे होगा। पहले तो मैं बता दूं नंबर वाली बात बच्चों को कि दो लाइंस है, अगर इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक लाइन ये है एक दूसरे प्लेन में, एक ये इस तरीके से, ये लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये लाइन मान लो L1 है और ये लाइन हमारे पास L2 है और इस पर एक पॉइंट होगा हमारे पास X1, Y1, Z1 जिसको हम लोग A वेक्टर बोलते थे, ठीक है। ऐसे इस पर एक पॉइंट होगा X2, Y2, Z2 जिसको हम लोग बी वेक्टर बोलते थे। इस लाइन के पहले एक वेक्टर होगा जिसको हम लोग B1 वेक्टर बोलते थे, इस लाइन के पहले एक, वही सब चीजें हैं। यस और नो? यही पढ़ा हमने शुरू से। तो लाइन L1 की अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है तो वो होगी R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। क्लियर है? इसको A1 लेते हैं, इसको A2 ले लो, इसको B1, इसको B2, ठीक है जी। तो ये A1। दूसरी R इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू A2 वेक्टर। बोला जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि ये भैया दो लाइंस की इक्वेशन है, देखकर ही पता लग रहा है वेक्टर फॉर्म है, और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? स्क्यू लाइंस हैं। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है? B1 क्रॉस B2 क्रॉस आ रहा डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर मॉड्यूलस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। क्लियर है? ये मॉड्यूलस इसलिए आया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2। कहीं कहीं किसी बुक में जैसे B2 क्रॉस B1 भी मिलेगा, टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि बात आ रही है मॉड्यूलस की, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। ये फॉर्मूला हो गया स्क्यू के बीच का डिस्टेंस तब जब उनकी वेक्टर फॉर्म गिवन है। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो वो होगा x माइनस x1 अपॉन A1। यही तो होती है कार्टेशियन फॉर्म। अगर इस फॉर्म में गिवन है C1, दूसरे लाइन की इक्वेशन है। और याद देखो, अगर जो ये मैं सब कुछ लिख रहा हूं, अगर लिखते समय आपके दिमाग में इमेज बन रही है
तो बहुत ठीक है। मतलब ये x1 y1 z1 क्या होंगे, जो लाइन L1 है वो इन पॉइंट से होती हुई जा रही है। A1 B1 C1 क्या है, जो लाइन L1 के एक वेक्टर क्या है, आपस उसके पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में आता है तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो फॉर्मूला डियर होता है D इक्वल्स टू, ठीक है, मॉडल्स लगाया बड़ा सा, इससे से हटा देता हूं मैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्लियर है। फिर नीचे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 अंडर रूट। अब देखो फॉर्मूला देखने में बहुत ज्यादा लेंथी लगे आपको, है कुछ नहीं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखो जरा क्या है, अब बुक में अलग तरीके से दिया है, हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे, आंसर एक ही आएगा। a1 का b2 के साथ, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसका इसके किसी किसी बुक में उल्टा दिया गया, टेंशन मत लेना, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर को, आंसर एक ही आएगा। प्लस b1 का इसके साथ b1 c2 माइनस का b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस a1 का c1 के साथ, फिर a1 c1 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट। ये होता है फॉर्मूला। क्या, अच्छा c2 a1 c2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला तब का है जब हमारे पास उनके कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। सुन लो ध्यान, अभी प्रूफ भी बताऊंगा। देखो पहले तो याद करो, प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि पहले इन दोनों वेक्टर का क्या निकालो, डिटर्मिनेंट, जैसे हमने निकाला है, और उसके इसके डिवाइड करो, तो a1 b1 सब कुछ हमारे पास गिवन है। क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही सिंपल है, केवल फॉर्मूले याद करने, मैंने बोला 3D में फॉर्मूले दबा के है। ठीक है, इसको देखो पहले। चलिए यार, अब जो हमने अभी पढ़ा है प्रूफ देखते हैं, उसका प्रूफ में मजा आएगा भाई। देख लो यार, देख लो, अब प्रूफ देखते हैं। सुनो, बस बात नहीं, मल्होत्रा देखते हैं बेटा। ये x एक्सिस, ये y और ये z, और देखते हैं यार ये दो लाइन अभी मैंने इस तरीके से बनाई थी। एक लाइन ये रही, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें, और एक लाइन मान लो ये रही। ये हमारी लाइन L1 है और ये हमारी लाइन L2। अब शांत रहेंगे आप लोग सारे बच्चे प्लीज, ठीक है जी। अब सुनो, यहां पर वही वाली बात समझाने के लिए यार, ये कोई एक पॉइंट होगा, इसके होंगे x1 y1 और z1 इस तरीके से। क्लियर है। ऐसे यहां पर एक होगा x2 y2 और z2। अगर मैं इससे यहां को इसको मिला दूं तो कि ये a1 वेक्टर आएगा, ये a2 वेक्टर आएगा, ऐसे था। ठीक है जी, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और इसके इधर b1 वेक्टर होगा पैरेलल, और इसके इधर b2 वेक्टर होगा पैरेलल। अब जो समझने वाली बात है उसको समझो यार ध्यान से। क्या हमसे बोला गया है कि यार इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, मतलब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, यही तो बोला गया है। सब लोग इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, पी क्यू। क्लियर। इससे इसको मैंने बुला दिया, मान लो ये ए बी है। मुझे नहीं लगता अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं खास। अब मल्होत्रा एक बात सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर क्या मैं ये बोलूं कि अगर मैं b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दूं तो क्या एक ही तो बात हो गई। क्यों, इस वेक्टर को उठा के मैं इसके ऊपर भी ला सकता हूं, इस वेक्टर को उठा के इसके ऊपर भी ला सकता हूं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में होगा वही तो पी की होगा। यस और नो, पक्की बात है। तो अब सुनो, ध्यान से सुनेंगे और लॉजिक को प्रूफ करने के फायदे क्या हैं। आप डीप में जाते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मैं फाइंड करता हूं b1 क्रॉस b2 वेक्टर, अगर मैं ये फाइंड करता हूं तो मुझे जो अगला वेक्टर मिलेगा, मान लो c वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो b1 और b2 दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यस और नो, पक्की बात है ना। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर मिला, क्योंकि हमको पता है जब हम दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसमें डायरेक्शन भी आता है। अब पता नहीं कि अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, इसीलिए हमने प्लस माइनस लगा दिया। एक एक चीज समझते चलेंगे स्टार्टिंग से। क्लियर है। तो फिर से एक बार बताता हूं, ये कैसा वेक्टर है जो b1 और b2 दोनों पे परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये c वेक्टर ऐसा है जो l1 l2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। यस और नो।
अच्छा अब सुनो ध्यान से, C1 एक ऐसा वेक्टर है जो L1 और L2 पे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या फिर मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान दे, कि C1 वेक्टर परपेंडिकुलर PQ वेक्टर, सॉरी पैरेलल, यस और नो, क्योंकि PQ भी क्या है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर है, और C वेक्टर भी क्या है, इनके बीच में परपेंडिकुलर है। तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे? यस और नो, पक्की बात है। अच्छा अब मैं आपसे ये समझा रहा हूं यार कि C का यूनिट वेक्टर बताओ, जो ये C वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, उस वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यही पढ़ा है हमने वेक्टर में। तो C वेक्टर क्या है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन, और देखो थोड़ा थोड़ा सा आंसर आपको दिखने लगा होगा, जो भी हम लोग प्रूफ की हल्का हल्का दिखने लगा होगा, यस और नो। अच्छा ये कैसा वेक्टर आया है निकल के, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस पर एक यूनिट के डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। यही तो हुआ ना? मेरी बात समझ, सुनो फिर से एक बार, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ही लॉजिकल है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका प्रूफ नहीं, लेकिन यार समझेंगे तो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये एक ऐसा वेक्टर है C वेक्टर जो लाइन L1 और L2 दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और PQ हमको फाइंड करना था, तो PQ भी इनके क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पक्की बात है। अच्छा ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आया है कि जो PQ के ही डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, अब जो यार मैं बात लिखने जा रहा हूं, PQ जो लेंथ है इसको मैं ये लिखने जा रहा हूं, बस यहीं से सारा खेल खत्म है। और ये चीज जिन बच्चों को समझ आ गई, खैर बहुत सिंपल है, समझाऊंगा आपको। हम लोगों ने प्रोजेक्शन पढ़ा था। अगर मैं आपसे कहता हूं जो AB का प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन होता था वो परपेंडिकुलर होता था, जो AB वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा वही तो हमारा PQ वेक्टर होगा। क्योंकि हम, अगर याद आ रहा हो आपको, ये ऐसी लाइन थी, यहां पे AB लेते थे, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता था यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यही तो इसका प्रोजेक्शन होता था। यस और नो? तो अगर मैं आपसे कहता हूं यार कि AB वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो AB वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होगा और वही तो PQ वेक्टर है। यस और नो? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AB डॉट C का, और प्रोजेक्शन लिखने का तरीका यही होता था, जिस वेक्टर है और जिसके क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यूनिट वेक्टर उसका। यही पढ़ा हमने। अगर देखो ये नहीं आता तो वेक्टर देखो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और मैं प्रूफ बता रहा हूं, जो बच्चे केवल नंबर के लिए पढ़ते हैं उसको ना ही देखें तो ही अच्छा है, जो नॉलेज वाले हैं वही देखें इसको। अब सुनो, AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर यही तो होगा, ये वाला कौन सा, A1 माइनस A2 वेक्टर, A1 माइनस A2 वेक्टर ही तो होगा AB वेक्टर। अरे यार अगर आपको नहीं पता तो आप AB वेक्टर निकालो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ऐसे ही तो आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 वेक्टर। और भैया C हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है डॉट, और पूरे का मॉडल्स, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे सर वहां पे A2 माइनस A1 है, आपने सर A1 माइनस A2 कर दिया। अरे कुछ भी ले लो यार, वो है तो बाद में मॉड्यूलस, आंसर तो एक ही आएगा, है तो मॉड्यूलस। अगर आप इसको A पॉइंट लोगे, इसको B पॉइंट लोगे, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। किसी बुक में B2 क्रॉस B1 होगा, कुछ भी ले लो, लेकिन है तो बाद में मॉडल, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये साइन चेंज होने से केवल नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है? और प्लस माइनस मैंने इसीलिए हटा दिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। हो गया प्रूफ भैया, देखो जरा। अब कार्टेशियन वाला प्रूफ कुछ है नहीं, केवल A1 वेक्टर की A2 वेक्टर इनकी वैल्यू पुट कर दो, वही आ जाएगा। तो वो मत करना, बहुत भयंकर वाला लेंदी होगा, और लॉजिक कुछ है नहीं उसमें, केवल इन वेक्टर्स की वैल्यू पुट करनी बस। ठीक है? तो कोई ज्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है। ये देखो कहने को इतना छोटा है, लेकिन उसने उपासना में बहुत सी नई नई बातें बता दी हैं इसने, कि हमने इन एक वेक्टर ये लिया, फिर ये इसके पैरेलल है, इसका यूनिट वेक्टर क्यों निकाला, क्यों हमको पता है प्रोजेक्शन में इसका यूज होगा, इसलिए पहले से हमने निकाल लिया। ठीक है जी? तो ये इसका प्रूफ हो गया, लिखना चाहो लिख लो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और देखो, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अगर आपसे वो ये कहता है कि भैया किसी भी दो लाइन है
गिवन है, प्रूव करो कि उनके बीच का डिस्टेंस 0 है, कि या फिर वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में कई बार कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो PQ क्या होगा? 0। और PQ 0 होगा तो इसका 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब A1 माइनस A2 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, अगर ये आपने 0 दिखा दिया तो समझ लेना कि वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यस और नो? सुनो, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो PQ क्या होगा? 0, और ये नीचे है, ये चला जाएगा 0 में, या तो यही तो बचेगा। तो कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि यार प्रूव करो कि वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कंडीशन दिखा देना तो समझ जाना वो लाइन ओके। चलो अब हटाओ। चलिए अच्छा, अब सुनो, अब एक क्वेश्चन यार ये आता है कि शॉर्टेस्ट, प्लीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जल्दी से यार एक चीज देखेंगे, ये इस तरीके हमारा दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अब यहां पे मल्होत्रा देखो लॉजिक, ये L1 है, ये L2 है, इनके बीच में हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और इस पर कोई भी एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, इससे आपको रट जाएंगे ये सब चीजें। खैर मैथ हमको रटानी नहीं है, फिर भी x2 y2 और इससे इसको मिलाएंगे तो ये मल्होत्रा A1 वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा A2 वेक्टर हो जाएगा। अब सुनो 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 सुनो, अब एक वेक्टर जो इसके क्या है पैरेलल, मान लो वो B वेक्टर है, और एक इसके भी होगा, तो क्या ये ही वेक्टर नहीं होगा? अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखता था तो एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर इसके क्या होता था पैरेलल, और एक वेक्टर ये इस लाइन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, तो क्या ये इसके नहीं होगा पैरेलल? क्योंकि जब ये दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, अगर आप इसका अलग वेक्टर लोगे वो होगा तो इसके ही पैरेलल। यस और नो? ये बात समझ आ रही है? क्योंकि लाइंस की जो इक्वेशन होती है वो ये इक्वेशन होती है, एक पॉइंट होना चाहिए और एक वेक्टर जो इसके क्या हो पैरेलल हो। जब ये दो लाइंस आपस में ही पैरेलल है तो ये वेक्टर दोनों के लिए नहीं वर्क करेगा, पक्की बात है? तो यही वेक्टर फ्री वेक्टर से इसके लिए भी वर्क करेगा। यस और नो? पक्की बात है ये? तो यार पहली लाइन की इक्वेशन मैं लिखता हूं R इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, और दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखता हूं L2 की, तो A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, दोनों के लिए B सेम होगा। क्यों? एक ही वेक्टर है जो दोनों के लिए क्या है पैरेलल है। क्या हुआ? कोई डाउट है बताओ? अच्छा मुस्कान छोड़ रहे हो तो चलिए। अच्छा अब इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो जरा भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला बात नहीं करते अच्छे बच्चे, A2 बात नहीं करो, B वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस B वेक्टर, बस भैया ये हो गया इसका फॉर्मूला, A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर अपॉन B वेक्टर के मॉड्यूलस से डिवाइड कर। किसी बुक में A1 माइनस A2 टेंशन मत लेना क्योंकि बात है मॉड्यूलस की। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, मतलब इसके कार्टेशियन फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं आता, बट हम लोग करेंगे ना। क्यों? कुछ भी अलग नहीं है, केवल यहां वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, बस यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग क्या देखते हैं इसका प्रूफ। क्या नहीं है बताओ? दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि सर एक B वेक्टर से ही काम क्यों चला। सुनो, किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक तो हमको एक वेक्टर पता होता था और एक वेक्टर जो उसके क्या होता था पैरेलल होता था। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती थी R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब एक और लाइन है जो इसी लाइन के क्या है पैरेलल, तो इसके लिए भी एक और वेक्टर होगा, मान लो A2 वेक्टर है, इसके लिए एक और वेक्टर होगा, मान लो वो B2 वेक्टर है। तो क्या B1 और B2 वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है? तो क्या ये एक ही वेक्टर नहीं हो गए? फ्री वेक्टर से इसको यहां से उठाया और इसके ऊपर ही रख दिया, तो क्या B1 B2 सेम नहीं हो गए? इसे क्यों लो उनको अलग अलग? तो क्या हम B1 वेक्टर को लैम्डा B2 वेक्टर नहीं लिख सकते हैं? तो वही तो हमने कर दिया, म्यू लगा दिया, लैम्डा लगा दिया, बस पैरेलल के लिए होगा। क्योंकि ये समझो ना, एक बात सुनो, ये 10 लाइन है आपस में क्या है पैरेलल है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर B है, तो क्या इन सब के लिए पैरेलल नहीं होगा? वो पक्की बात होगा। तो क्यों सबके लिए अलग अलग वेक्टर लो यार, एक ही ले लो फिर। क्लियर है? तो अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, फिर 11.2 के जो एग्जांपल है इनके बेस पे उसको देखेंगे। बहुत प्यार से तसल्ली से डीप में एक एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, तभी 3D समझ आएगा, अदरवाइज बड़ी समस्या होगी आपको। चलिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, देखो मल्होत्रा प्रूफ देखते हैं इसका यार।
इसका प्रूफ देखते हैं। ये दो लाइंस हैं इस तरीके से, ये दो लाइन आपस में, हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये दोनों लाइंस आपस में हमारी क्या है, पैरेलल है, और इन दोनों के पहले एक वेक्टर है हमारा ये बी वेक्टर। क्लियर है, बात नहीं करो या फिर चलिए। अच्छा, ये दो लाइन है, ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है, ये हमारा बी वेक्टर है। क्लियर है। इधर एक पॉइंट होगा, इसको हमने ए नाम दे दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई भी डाउट होगा। अगर मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A1 वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है। और इधर कहीं हमारा एक पॉइंट बी होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, वो तो इससे इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, B2 वेक्टर। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड यही तो करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यही तो फाइंड करना कायदे में। इसका नाम दे देते हैं, ये बी है, ये सी है। पक्की बात, हाँ सही कह रहा है मल्होत्रा, A2 वेक्टर। चलिए अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इससे इसको मिला देता हूँ। इसने इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, थीटा एंगल बना दिया। चलिए यार प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ और बच्चों से जो आपको अलग बनाता है। तो ट्रायंगल ABC में साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, तो P कितना है AB अपॉन H कितना है AC। और यार हमको कायदे में AC वेक्टर ही फाइंड करना है, पक्की बात है ना, AC वेक्टर ही तो हमको फाइंड करना है। तो चलिए अच्छा, तो यहां से हम AB साइन थीटा, थीटा के लिए यार तुम लोग क्या करा रहे हो, बोलते तो नहीं हो। थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, सबके सब टेसू से बन के बैठे हैं, बोलता कोई नहीं बस। क्लियर है। तो AC वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, जिसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, हमारा क्या होगा, AB वेक्टर साइन थीटा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। एक बात सुनो, अगर यार मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्या ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डेंस से। मुझे नहीं लगता यहां तक भी कोई डाउट होगा। चलिए अच्छा, अब सुनो, अब एक चीज मैं फाइंड करने जा रहा हूं, AB वेक्टर, सुनना ध्यान दे, और क्रॉस B वेक्टर। अब सुनो यहां से मैं क्या चीज करने जा रहा हूं। क्यों सर आपने क्रॉस ही क्यों लिया, डॉट क्यों नहीं लिया? भैया क्रॉस में साइन आता है, अगर यहां कॉस होता तो हम डॉट लेते, क्योंकि A डॉट B में कॉस आता है और A क्रॉस B में साइन आता है। पक्की बात है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और साइन, और इनके बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। पक्की बात है, पाई माइनस थीटा है। ठीक है जी। अच्छा एक बात सुनो, AB, चलो आगे लिख देता हूं, फिर आगे बताऊंगा, एकदम नहीं। साइन 180 माइनस थीटा को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है। अच्छा जी सुनो जरा, AB साइन थीटा और AB साइन थीटा, क्या इसकी जगह ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना डियर। तो ये AC और ये B। अच्छा जी, हमको फाइंड करना क्या, यही तो फाइंड करना है AC का। तो ये इस तरफ कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये AB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन, क्या निकल के आ गया, AC वेक्टर का। अच्छा ये लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, तो क्या यहां पे ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। AB वेक्टर को सुनो ध्यान से, क्या AB वेक्टर को मैं A2 माइनस A1 वेक्टर लिख सकता हूं? यही लिखते हैं शुरू से, क्रॉस B वेक्टर अपॉन, तो ये हमारा निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। देखना जरा, देखो जरा कोई डाउट है यहां तक, देखो। अच्छा यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, ओके ओके ओके, डॉट नहीं होगा, क्रॉस होगा ना। देखना बुक में क्रॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन आया तो यार साइन से तो क्रॉस ही होगा, क्रॉस है ना। हाँ देखो, अब देखो ये था, फॉर्मूले में कंफ्यूजन थी, प्रूफ कर लिया, कंफ्यूजन दूर हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता डॉट होगा क्या होगा। हमको प्रूफ आते हैं, फॉर्मूले याद करने का काम हमारा नहीं है। अगर कोई भी पूछे हम उसका प्रूफ कर देंगे, सिंपल था। तो अब देखो प्रूफ हमने किया, तो हमारा कॉन्फिडेंस था कि पक्की बात है यहाँ क्रॉस होगा। डॉट धोखे से ही लिखा था, इट वाज ऑल बाय मिस्टेक, तो हमने प्रूफ कर लिया था। तो ये सब प्रूफ है छोटे छोटे इसके। क्लियर। अब भैया 11.2 के सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए विद प्रूफ। अब 2-3 एग्जाम्पल इन पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, प्यार से बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 11 में, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। कहीं नहीं बोला है कि स्क्यू लाइंस है या इंटरसेक्ट है या आपस में क्या है, पैरेलल, कहीं नहीं बोला है। तो एक बात सुनो,
अब आपको समझाने के लिए होशियार बच्चे हो, ये R1 ये A1 वेक्टर हो गया और ये B1 वेक्टर हो गया, यस और नो? पक्की बात है। ये A2 वेक्टर हो गया और ये हमारा B2 वेक्टर हो गया। अब एक बात सुनो, क्या B1 B2 आपस में पैरेलल हैं? चेक करो। कैसे चेक करोगे? किसी से कुछ कॉमन लो या इनके डायरेक्शन रेशियोज का डिवाइड करो, क्या एक आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्यू लाइंस होंगी। अब आप कहेंगे सर इंटरसेक्ट क्यों नहीं? हम लोग निकालेंगे, अगर डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे भैया इंटरसेक्ट नहीं, अदरवाइज स्क्यू तो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है भाई। अब मैं यही बोलूंगा, हमने प्रूफ किया है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब बस आपको यार पता है क्या मल्होत्रा, ये सब आना चाहिए। A1 A2 B1 B2 होते क्या एक्चुअली में। अगर मैं इसी को देखो, हम पढ़ते हैं नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए, तो अब ये सब सारा समझा दें आपको कैसे क्या है ये सब चीजें। क्या? हाँ समझो बात को। तो सुनो, जो ये पहली लाइन है ये कैसी होगी, मैं आपको इसको बता दूं जरा। ये L1 है, ये A1 वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 1, 0। तो ये ऐसे होंगे 1, 1, 0। इससे इसको मिलाया तो ये A1 वेक्टर मिला। क्लियर है? और ये हमारा एक वेक्टर होगा जो इसके क्या है? पैरेलल। ये हमारा B1 वेक्टर। ये डायग्राम हो गया इसका। इस तरीके से समझते चलोगे तो और मजा आएगा। लाइफ में मजे ही तो लेना है। जो टाइम जा रहा है उसको हंसते काटो। क्लियर है ये चीजें? तो बस अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर कायदे में देखा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो I J K और इनकी वैल्यू पुट करो। पहले वेक्टर के 2 -1 3 3 -5 2। अब तो डिटर्मिनेंट हो गया ये। तो I, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2 और प्लस का 15। उल्टी कर दो बेटा यहीं पे। ये ऐसे हो गया 2 2 जा 4। कोशिश करो, उंगली डालो मुंह में इस तरीके से। तो माइनस का 10 और प्लस का 3। ये वेक्टर निकल के आ गया। अब सुनो, ऐसे ही A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल देंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैं फास्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा यार, हमने प्रूफ की है तसल्ली से। ये सिंपल वाली बात है। A2 माइनस A1 2 से बन गया तो I कैप, J से गया 0, फिर माइनस K से माइनस का K कैप। तो ये आ गया A2 माइनस A1। इनका यार करो मल्टीप्लाई और फिर इसका निकाल दो मॉड्यूलस, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? पक्की बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। बताओ प्रीति, कोई डाउट है? बताओ भारती पाल, कोई डाउट? अब इतने बच्चे बैठे कहाँ तक बोलूँ मैं। तो देखो अब यार इसमें कह रहे हैं कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। यार ये वेक्टर एक ही तो है, देख लो खुद से। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर, ये B वेक्टर, ये भी B वेक्टर। क्लियर है? तो इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ये लगा देना अपॉन दिस, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। केवल वैल्यू पुट करो यहाँ पे। B वेक्टर हमारे पास है, A2 माइनस A1 निकालो, इनका क्रॉस करो। ये सब चीजें नहीं आ रही है तो समझ वेक्टर नहीं आता फिर आपको। क्लियर है? तो भैया 11.2 इंट्रो पार्ट दबा के बहुत अच्छे से किया। अब एक्सरसाइज देखेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्लेन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ